हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप सभी के लिए एनसीईआरटी फ्रेंड्स क्लास 9 चैप्टर 1 का, ठीक है जी, चैप्टर 1 का जो है इस क्लास में हम लोग 56 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। 56 क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स। और सुन लीजिए, इसमें जो भी क्वेश्चन है स्पेशल एनसीईआरटी के बुक से फ्रेंड्स वर्ड टू वर्ड जो है ना बुक से ही उठाया गया, ठीक है। अगर ये आप 56 क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं मतलब चैप्टर 1 आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और जितना भी क्वेश्चन का फ्रेंड्स आंसर आपको याद होगा आप सभी को कमेंट करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट कर देते हैं फ्रेंड्स। आज के यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन, विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उससे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया था? कमेंट करिए। तत्व, पदार्थ, अणु या फिर यौगिक, बताइए तो सही जवाब। और सुनिए फ्रेंड्स, पहले हम लोग 9 का पूरा पढ़ लेंगे ऐसे ही, उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग 10th क्लास का पूरा चैप्टर बाय चैप्टर ऐसे ही पढ़ने वाले हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरा फ्रेंड्स यहाँ पर आपका तैयारी करवाया जाएगा, ठीक है। चलिए, इसका आंसर यहाँ पे क्या है जी? आंसर यहाँ पे आपका बी हो जाए फ्रेंड्स। इसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पदार्थों को परिभाषित करती है? कौन सी विशेषता जो है पदार्थों को परिभाषित करती है? कमेंट करिए आंसर। केवल द्रव्यमान का होना, केवल आयतन होना, द्रव्यमान और स्थान दोनों घिरना। तो फ्रेंड्स आंसर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। द्रव्यमान और स्थान दोनों घिरना ये जो है पदार्थ की विशेषता होती है। आगे चलते हैं 3 नंबर, ठीक है। टोटल 56 क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं। अगला, भारत के प्राचीन दार्शनिक के अनुसार पदार्थ किन 5 मूल तत्वों से बना हुआ है? बताइए, कमेंट करिए। तो भारत के प्राचीन दार्शनिक के अनुसार पदार्थ किन 5 मूल तत्वों से बना हुआ है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा, बताइए तीसरा का सही जवाब। वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। आंसर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स एक एक वर्ड जो है ना आपका एनसीईआरटी की किताब से यहाँ पर लिया गया है जी, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छे से पढ़िए, पूरा क्वेश्चन पढ़िए और लास्ट में बताइए कि आप कितना सही किए हैं। अगला, आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को किन 2 मुख्य आधारों पर वर्गीकृत किया है? बताइए तो पदार्थों को किन 2 मुख्य आधारों पर वर्गीकृत किया है? आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा भौतिक गुणधर्म और रासायनिक प्रकृति। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 5 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति के अनुसार द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? ग्राम, पाउंड, किलोग्राम या फिर क्या? द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, आयतन मापने का ऐसे मात्रक क्या होता है? आयतन मापने का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा घन मीटर या फिर मीटर क्यूब कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 लीटर निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? 1 लीटर जो होता है वह किसके बराबर होता है? बताइए। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। पदार्थ की बनावट के संदर्भ में आधुनिक वैज्ञानिक किस अवधारणा को मानते हैं? बताइए, पदार्थ की बनावट के संदर्भ में आधुनिक वैज्ञानिक किस अवधारणा को मानते हैं? 8वां का सही जवाब क्या है? बताइए। चलिए, तो फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। पदार्थ जो होता है कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ जो होता है वो कणों से मिलकर बना होता है। 9 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है कि पोटेशियम परमैंगनेट केवल कुछ क्रिस्टल जल की बहुत बड़ी मात्रा को रंगीन कर देते हैं, यह क्या दर्शाता है? पोटेशियम परमैंगनेट के केवल कुछ क्रिस्टल जल की बहुत बड़ी मात्रा को रंगीन कर देता है, यह क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है फ्रेंड्स, कमेंट करिए 9 का सही जवाब। ये दर्शाता है कि पदार्थ के एक क्रिस्टल में लाखों सूक्ष्म कण होते हैं। आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये सब किताब में आपको मिल जाएगा, ठीक है जी। इसलिए कहते हैं, देखिए तैयारी अगर आपको करना है ना तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले 9th क्लास का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे ऐसे ही, उसके बाद फिर 10th क्लास का, उसका फिर 8वां का, फिर 7वां का, फिर 6ठा का पूरा पढ़ लेंगे हम लोग, ठीक है। अगला, शक्कर या नमक का जल में आसानी से घुल जाना पदार्थ के किस अवलक्षण को सिद्ध करता है? शक्कर या नमक को फ्रेंड जल में घुल जाना, शक्कर या नमक का जल में घुल जाना ये क्या दर्शाता है? कमेंट करिए। तो आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, कणों के बीच रिक्त स्थान का होना, ठीक है। आंसर यहाँ पे बी है। अगला क्वेश्चन, अगरबत्ती की सुगंध दूर तक फैलने के कारण पदार्थ के कणों का कौन सा गुणधर्म है? बताइए, अगरबत्ती का जो सुगंध होता है दूर तक फैल जाता है, इसके पीछे क्या कौन सा गुणधर्म है?
तो फ्रेंड्स यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन का कमेंट करिए। आंसर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, कणों का निरंतर गतिशील होना। कण जो होता है फ्रेंड्स वो निरंतर हमेशा गतिशील होता है। 12, तापमान बढ़ाने पर पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर फ्रेंड्स तापमान को बढ़ा देंगे तो पदार्थ का फ्रेंड्स जो कण होता है उसका गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग। तो आंसर यहाँ पे डी हो जाए फ्रेंड्स, बढ़ जाती है। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः आपस में मिलना क्या कहलाता है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का आपस में मिलना क्या कहलाता है। ये फ्रेंड्स कहलाता है विसरण, कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। तापमान बढ़ाने पर पदार्थों के विसरण की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर फ्रेंड्स टेम्परेचर बढ़ जाएगा ना तो विसरण क्या होगा, बताइए तो आंसर। तापमान बढ़ाने पर विसरण जो होता है जी, विसरण दर तेजी से हो जाती है, तेज हो जाती है। आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 15, लोहे की कील, चौक का टुकड़ा, रबर बैंड में से किस में कणों के बीच आकर्षण बल सबसे मजबूत होगा। कमेंट करिए। लोहे की कील है, चौक का टुकड़ा है, रबर बैंड है, इसमें से कणों के बीच आकर्षण बल सबसे मजबूत किस में होगा। लोहे की कील में होगा फ्रेंड्स। आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन 16, निम्नलिखित में से ठोस अवस्था का मुख्य लक्षण कौन सा होता है। निम्नलिखित में से ठोस अवस्था का मुख्य लक्षण कौन सा होता है। 16 नंबर क्वेश्चन का बताइए। देखिए फ्रेंड्स, ठोस जो होता है निश्चित आकार का होता है, स्पष्ट सीमा और स्थिर आयतन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन 17, शर्करा और नमक को अलग अलग बर्तनों में रखने पर वे बर्तन का आकार ले लेते हैं, फिर भी इन्हें ठोस क्यों माना जाता है। सुनिए, शर्करा और नमक को अलग अलग बर्तन में रखने पर वे बर्तन का आकार ले लेते हैं, फिर भी इन्हें ठोस क्यों माना जाता है, बताइए आंसर। क्योंकि इनके व्यक्तिगत क्रिस्टलों का आकार निश्चित रहता है। आंसर आपको यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन 18, स्पंज एक ठोस है फिर भी इसका संपीड़न संभव क्यों होता है। स्पंज जो होता है फ्रेंड्स एक ठोस है फिर भी इसका संपीड़न संभव क्यों हो पाता है। संपीड़न मतलब होता है दबाना। चलिए इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा जी। देखिए फ्रेंड, बी वाला पढ़िए। क्योंकि इसके छिद्रों में वायु भरी होती है जो दबाने पर बाहर निकलती है। आंसर आपका बी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, द्रव अवस्था के संबंध में कौन सा कथन सही दिया गया है। द्रव लिक्विड के बारे में कौन सा कथन सही है। आकार निश्चित होता है क्या, नहीं, आकार निश्चित नहीं होता। आंसर आपका बी हो जाएगा। आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। आंसर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। ठीक है जी। द्रव का आकार जो है ना अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। ठीक है। चलिए 20 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है। 20 नंबर, द्रव दृढ़ नहीं होते हैं बल्कि बहते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है। द्रव जो होते हैं वो फ्रेंड्स वो दृढ़ मतलब मजबूत नहीं होते हैं बल्कि वे बहते हैं। द्रव कैसे होते हैं, द्रव जो होते हैं बहते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, इसलिए इन्हें फ्रेंड्स क्या कहते हैं, तरलीय कहते हैं। आंसर सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 21, ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण किस अवस्था में संभव है। ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण किस अवस्था में संभव है। चलिए बताइए आप लोग सही जवाब। तो आंसर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, द्रव में। ठीक है फ्रेंड्स, आंसर यहाँ पर सी है। अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए होगा ना तो आपको टेलीग्राम से जुड़ जाना है फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप क्लिक करके जुड़ सकते हैं। अगला, जलीय जीव जंतु जल में किस प्रकार सांस लेते हैं। जलीय जीव जंतु जो होते हैं जल में कैसे सांस लेते हैं। जलीय जंतु कैसे सांस लेते हैं, बताइए भाई इसका आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आंसर यहाँ पर डी वाला आपका हो जाएगा। जल में घुली हुई ऑक्सीजन के कारण से वो सांस ले पाते हैं। 23 नंबर, गैसीय अवस्था में पदार्थों का आकार और आयतन कैसा होता है। गैसीय अवस्था में, ठीक है जी, गैस का जो है ना आकार और आयतन कैसा होता है। गैसीय अवस्था में गैस का फ्रेंड्स आयतन निश्चित, दोनों निश्चित होता है, नहीं दोनों निश्चित ये भी नहीं। अब कमेंट करिए, गैस की बात हो रहा है जी। सुनिए, आकार बताइए पहले आप। सॉरी फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे क्या होगा। देखिए, गैसीय अवस्था में पदार्थ का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। याद कर लीजिए फ्रेंड्स, सुनिए, आकार भी अनिश्चित होता है और आयतन भी अनिश्चित होता है। बहुत अच्छा से इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है। आगे चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन।
ठोस और द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड्यता कैसी होती है? बस आप ये बताइए ना कि गैसों की संपीड्यता कैसी होती है? संपीड्यता मतलब क्या होता है? दबा पाना, ठीक है जी। कमेंट करिए तो 24 का आंसर। देखिए फ्रेंड्स, गैसों की संपीड्यता काफ़ी अधिक होती है, आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अच्छा, सबसे कम किसका होता है संपीड्यता? ठोस का सबसे कम होता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा किसका होता है? तो गैस का होता है। 25 नंबर, घरों में खाना पकाने के लिए उपयोग की जाने वाली एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है? एलपीजी का फ्रेंड्स पूरा नाम बताइए तो, एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है? 25 का आंसर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा फ्रेंड्स। जो लोग भी बी लगा दिए हैं सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 26। चलिए, वाहनों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? सीएनजी का फुल फॉर्म बताइए। वाहनों में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है सीएनजी का जी, ठीक है। तो सीएनजी का जो फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। जो लोग भी ए लगा दिए सही जवाब है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप स्पेशल एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं ऐसे फ्रेंड्स क्वेश्चन की मदद से, फ्रेंड क्वेश्चन की तरह एमसीक्यू के फॉर्म में, तो क्या करना है आपको? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। अगला, बर्तन की दीवारों पर गैस द्वारा दबाव बनने का मुख्य कारण क्या होता है? बताइए। बर्तन की दीवारों पर गैस द्वारा दबाव बनने का मुख्य कारण क्या होता है? गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल पर बल लगाना, आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। जो लोग भी लगा दिए बिल्कुल सही जवाब हो गया आपका। 28 नंबर क्वेश्चन है कि जिस वायुमंडलीय दाब पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह उसका क्या कहलाता है? जिस वायुमंडलीय दाब पर कोई ठोस, देखिए कोई ठोस पिघलकर द्रव बन रहा है, ठीक है जी, ठोस पिघलकर द्रव बन रहा है, उसे क्या कहते हैं बताइए? उसे कहते हैं गलनांक, इसे कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की ओर, ठीक है फ्रेंड्स। एक लाइक आप सभी को कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की ओर, ठीक है जी। चलिए फ्रेंड्स, 29 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन, बर्फ का जो गलनांक होता है केल्विन और सेल्सियस पैमाने पर कितना होता है? बताइए। बर्फ का गलनांक जो होता है केल्विन में और सेल्सियस में कितना होता है? दोनों बताइए। देखिए फ्रेंड्स, केल्विन में 273 होता है और सेल्सियस में 0 होता है, आंसर आपका बी हो गया, ठीक है। इस सबको लिख लीजिए फ्रेंड्स, बार बार ये सब क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता है, ठीक है। 30 नंबर, अगला चैप्टर कल आ जाएगा, उसको ही पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं? ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? 30 का बताइए। ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को फ्रेंड्स क्या कहते हैं? इसे कहते हैं संगलन कहते हैं, आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मीय ऊर्जा को क्या कहते हैं? देखिए, 1 किलो ठोस को द्रव में बदलने के लिए जो फ्रेंड्स ऊष्मा चाहिए, आवश्यक ऊष्मा चाहिए, उसे क्या कहते हैं? 31 का बताइए आंसर। उसे कहते हैं संगलन की गुप्त ऊष्मा, आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। जो लोग भी बी लगा दिए बिल्कुल सही जवाब है। 32, 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों से कैसी होती है? बोल रहा क्वेश्चन है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जल के कणों की जो ऊर्जा होता है बर्फ से कैसी होती है? बताइए। बर्फ से ज़्यादा होता है, आंसर यहाँ पे फ्रेंड्स आपका डी हो जाएगा। तो सुनिए, जल के कणों की जो ऊर्जा होता है फ्रेंड्स वह जो है ना बर्फ से ज़्यादा होता है, अधिक होती है, आंसर आपका डी हो गया। 33 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे क्या कहते हैं? वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं फ्रेंड्स, आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 34, जल के लिए क्वथनांक केल्विन पैमाने पर कितना होता है? बताइए। जल के लिए, ठीक है फ्रेंड, जल का जो है ना, जल का, पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? कमेंट करिए आप लोग। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका 34 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा 373 केल्विन। कितना होता है फ्रेंड्स? 373 केल्विन होता है। अगर आपसे सेल्सियस पूछेगा तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन।
35 नंबर क्वेश्चन, 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन पर भाप के कणों में उसी तापमान पर उबलते पानी के कणों की तुलना में अधिक ऊर्जा क्यों होती है? 35 का बताइए। तो फ्रेंड्स 35 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा अवशोषित कर ली है। आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। जो लोग भी बी लगा दिया है सही जवाब है, ठीक है। कमेंट करिएगा लास्ट में आप कितना सही कर दिए हैं। अगला क्वेश्चन, किसी पदार्थ का बिना द्रव में बदले ठोस अवस्था से गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ध्यान से पढ़िएगा। ठोस से सीधे वो गैस में बदल रहा है, ठीक है जी। ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ठोस से फ्रेंड्स अगर गैस बन रहा है तो इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन, गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को एनसीईआरटी के अनुसार क्या कहा जाता है? देखिए फ्रेंड्स क्या बोला गया है, गैस से ठोस, ठीक है फ्रेंड्स। कमेंट करिए तो इसे क्या कहते हैं? इसे निक्षेपण कहते हैं। जो लोग भी डी लगा दिया सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन का गुण प्रदर्शित करता है? 38 का बताइए। कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन का गुण प्रदर्शित करता है? फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा अमोनिया क्लोराइड व कपूर, ठीक है। आंसर यहाँ पे बी आपका हो जाएगा। 39 नंबर, केल्विन से सेल्सियस में ताप बदलने के लिए दिए गए तापमान में से क्या घटाया जाता है? बताइए। देखिए फ्रेंड्स केल्विन से आपको क्या करना है, केल्विन से आपको जाना है सेल्सियस में, तो आप क्या करेंगे बताइए। तो क्या घटाया जाता है? 39 का बताइए आंसर। 273 को, ठीक है फ्रेंड्स। आंसर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, 273 घटाया जाता है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, गैसों को द्रवित करने के लिए कौन सी स्थिति अनुकूल है? गैस को द्रवित करने के लिए कौन सी स्थिति होनी चाहिए? 40 का बताइए। आंसर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, उच्च दाब होना चाहिए और कम तापमान होना चाहिए। आंसर आपका यहाँ पर डी है। 41 नंबर, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है बताइए। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है जी। तो शुष्क बर्फ कहते हैं, याद कर लीजिए फ्रेंड्स। आंसर यहाँ पे आपका सी वाला हो जाएगा। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है, ठोस CO2 को किस दाब पर संग्रहित किया जाता है? बताइए। आंसर यहाँ पे क्या होगा, ठोस CO2 को किस दाब पर संग्रहित किया जाता है? फ्रेंड्स उच्च दाब पर। आंसर आपके यहाँ पे बी है, ठीक है। आगे चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन, दाब मापने का ऐसे मात्रक क्या होता है? बताइए। इसके बाद जो है ना फ्रेंड चैप्टर 2 आपको कल अपलोड हो जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है जी, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पर क्या होगा, दाब मापने का मात्रक पास्कल होता है। आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एटमॉस्फेयर दाब कितने पास्कल के बराबर होता है? एक एटमॉस्फेयर दाब कितने पास्कल के बराबर होता है? चलिए आंसर यहाँ पे ए वाला आपका हो जाएगा 1.01 गुने 10 के पावर 5 पास्कल। ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव से वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहती है? ध्यान से पढ़िएगा। द्रव से वाष्प बनना है, क्या बनना है फ्रेंड्स? द्रव से वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं फ्रेंड्स वाष्पीकरण। आंसर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, वाष्पीकरण किस प्रकार की परिघटना होती है? वाष्पीकरण जो होता है किस प्रकार की परिघटना है? 46 का बताइए। वाष्पीकरण जो होता है फ्रेंड्स, यह जो होता है सतही परिघटना होता है। ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है? किससे वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है? सतह क्षेत्र घटने पर? नहीं। वायु की गति घटने पर? नहीं। सतह क्षेत्र, तापमान और वायु की गति में वृद्धि होने से। आंसर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, ठीक है जी। आंसर आपका यहाँ पे सी है। 48 नंबर, हवा में आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर फ्रेंड्स आर्द्रता बढ़ जाएगा, ठीक है जी, अगर आर्द्रता बढ़ता है तो वाष्पीकरण की दर क्या होगी? बताइए आप लोग। बढ़ती है, घटती है, दुगनी हो जाती है या फिर क्या होता है? 48 नंबर क्वेश्चन का ए फ्रेंड्स घट जाती है। अगर आर्द्रता ज़्यादा होगा तो वाष्पीकरण घट जाएगा।
49 नंबर। चलिए, वाष्पीकरण के दौरान निरंतर ऊर्जा क्षय होने के कारण आसपास के वातावरण में क्या होता है? गर्माहट, आग लग जाती है, प्रदूषण या फिर शीतलता। 49 नंबर क्वेश्चन का डियर फ्रेंड्स शीतलता, आंसर डी हो जाएगा। 50 नंबर, नेल पॉलिश रिमूवर एसीटोन हाथ पर लगाने पर ठंडक क्यों महसूस होता है? यह त्वचा में समा जाता है? नहीं। इसके कण हथेली से ऊर्जा अवशोषित कर वाष्पीकृत हो जाते हैं? बिल्कुल सही जवाब है, आंसर आपका बी वाला हो जाएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर देना है जी आप लोग को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गर्मियों में सूती कपड़े पहनना क्यों आरामदायक होता है? गर्मियों में सूती कपड़े पहनना क्यों आरामदायक होता है फ्रेंड्स? 51 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका हो जाएगा। सूती वस्त्र पसीने का अवशोषण कर वाष्पीकरण में मदद करते हैं। ऑप्शन नंबर जो लोग भी ए लगा दिए बिल्कुल सही जवाब है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर 52 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक विज्ञान के अनुसार पदार्थ की कुल कितनी अवस्थाओं की चर्चा की जाती है? 3, 4, 5 या फिर 6? 52 का बताइए। आधुनिक विज्ञान के अनुसार पदार्थ की कुल कितनी अवस्था होती है फ्रेंड्स? आंसर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, 5 अवस्था। ठीक है, चलिए 53 नंबर क्वेश्चन, प्लाज्मा अवस्था में कण किस रूप में पाए जाते हैं? प्लाज्मा अवस्था में कण जो होता है किस रूप में पाए जाते हैं? उदासीन परमाणु के रूप में? नहीं। अत्यधिक ऊर्जा वाले आयनीकृत गैस के रूप में? बिल्कुल सही जवाब है, आंसर आपका बी हो गया। 54 नंबर क्वेश्चन, सूर्य और तारों की चमक का मुख्य कारण क्या होता है? सूर्य और तारों की चमक का मुख्य कारण क्या होता है बताइए। कोयले का दहन? नहीं। अत्यधिक उच्च तापमान के कारण प्लाज्मा का बनना? बिल्कुल आंसर यहाँ पे आपका बी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 55। चलिए, पदार्थ की पांचवी अवस्था की गणना सबसे पहले किस भारतीय वैज्ञानिक ने की थी? 55 का बताइए तो। चलिए फ्रेंड्स, आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा सत्येंद्र नाथ बोस ने। 56 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगला क्वेश्चन, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट प्राप्त करने के लिए गैस को किस स्थिति में ठंडा किया जाता है? उच्च दाब पर? नहीं। सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000 भाग जितने कम घनत्व पर? आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आंसर आपका बी हो जाएगा। तो आप लोग ये बता दीजिए फ्रेंड्स, 56 क्वेश्चन में से आप कितना सही कर दिए और क्लास कैसा लगा? ठीक है, ऐसे ही क्लास चलेगा। अभी चैप्टर 1 है, उसके बाद चैप्टर 2, 3 पूरा चैप्टर खत्म करने पूरा। ठीक है जी, उसके बाद फिर 10वां क्लास चलेगा। तो आप लोग क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। चलिए हम लोग समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।